नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। पटना से सटे फतुहा से ये बड़ी खबर है। रात को फतुहा पुलिस का नदी में धावा पड़ा, जहां पुनपुन नदी के तराई क्षेत्र में पुलिस पहुंच गई। दरअसल 10 से ज्यादा शराब की भट्टियां वहां पर ध्वस्त की गई। इतना ही नहीं, नाव को कब्जे में लेकर आग के हवाले कर दिया गया। एक नहीं दो नहीं बल्कि 5000 लीटर शराब को नष्ट किया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर शराब कारोबारी फरार हो गए। पुलिस की कार्रवाई से फिलहाल इलाके में हड़कंप मच गया है। इधर से आइएगा, एकदम कम है। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में देखिए किस प्रकार नदी के किनारे पुलिस पहुंच रही है और वहां पर कार्रवाई उनकी तरफ से की गई। भट्टियों को ध्वस्त करने वाली तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पुलिस के पहुंचने के साथ ही वहां पर शराब की जो भट्टियां थी उसे ध्वस्त किया जा रहा है और दूसरी ओर पुलिस पहुंचते ही पूरे इलाके में जो शराब कारोबारी थे उन्हें खोजकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और बॉयलर ब्लास्ट मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है। सिटी एसपी के नेतृत्व में ये टीम बनाई गई है। शहर से सभी आरोपी फरार हो चुके हैं। कल फैक्ट्री मालिक समेत कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। साथ ही साथ रविवार को नूडल्स फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रियांक, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? जी ये ताजा अपडेट ये है कि अब एसएसपी जयंतकांत ने एसआईटी का गठन किया है। तमाम जो आरोपी हैं, जो 5 नामजद आरोपी है, 7 अन्य आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए और जो सिटी एसपी राजेश कुमार है उनके नेतृत्व में इस एसआईटी का गठन किया गया है। जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इसकी मांग भी लगातार की जा रही है और ऐसे में इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है कहीं न कहीं मुजफ्फरपुर एसएसपी के द्वारा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रियांक, तमाम जानकारी के लिए। तो नूडल्स ब्लास्ट मामले में 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही साथ एसआईटी टीम का गठन कर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर के नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत हो गई। इसमें बेतिया के शिकारपुर के भी 2 लोग शामिल हैं। मृतक मयांक सहनी और ओम प्रकाश राय नूडल्स फैक्ट्री के पास चूड़ा मिल में काम करते थे। हादसे में दोनों की मौत के बाद दोनों परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया। दरअसल रविवार को मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद 7 मजदूरों की मौत हो गई, वहीं कई मजदूर घायल हैं। मृतकों में 6 की पहचान की जा चुकी है। मैं 5 बरस से चिवड़ा मशीन में कमात रहलू। जो में ब्लास्ट हुआ में काम नहीं करता ना। क्या हुआ था, कोई कुछ बताया? हाँ बता अनी हसन हमनी के तो पता लागल है जो बगल जौन बा न कुरकुरा के फैक्ट्री, उहे फैक्ट्री भस्कल बा, माने कुछ आवाज कहले बा, कुछ फूटल बा, लेकिन गलती तो वो फैक्ट्री आलम बा। जब ओकर मजदूर कहलक जो फैक्ट्री गांस चलता, मशीन खोल, तो उ मालिक ना खोले दहलस। आ हमनी के मालिक के जान लेलक, बतलाई 7 गो लड़का हमरा बा, का खाई कौना आधार से रही। 4 गो बेटी बा, 3 गो बेटा छोट छोट। कते जन भड़क गए आ गइल त 2 मीटर आके नकारी गिरल बाटे, पूरा एथी धक ढा देला बा, त वही जगह पार पर फाट गए। मतलब क्या बोल रहा है मालिक? कुछ बोला कि ना? मालिक तो भाग गइल बा। मालिक कहाँ भागल है? चूड़ो मिल के मालिक भागल है ना? उ दवाई कराता जेकरा घर में नहीं लागल नु, जेमे कमात रहनी लो नु, उ दवाई कराता इन लो, जेकरा से लागल बा आके उ भाग गइल बा। और अब बात बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण की। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चलिए जानते हैं बिहार का कोरोना अपडेट।
बिहार में मिले 26 नए कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 26 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या सामने आई है। पटना में 11, मुंगेर में 10 मरीज मिले हैं और इसी तरह एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 116 हो गई है। और अब देख लेते हैं कि पिछले 5 दिनों में हर दिन कितने मरीज मिल रहे हैं। सबसे पहले 23 दिसंबर की बात करें तो 9 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे। इसके अलावा 24 दिसंबर को 13 मरीज मिले। 25 दिसंबर की बात करें तो 10 मरीज मिले थे। 26 को 28 मरीज मिले। 27 को 26 मरीज मिले। तो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में वृद्धि होती नजर आ रही है और ऐसे में सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है। तो ये आंकड़े आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए किस प्रकार 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में वृद्धि होती नजर आ रही है। 23 को 9, 24 को 13, 25 को 10, 26 को 28 और 27 दिसंबर को 26, यानी कि ये सचेत कर रहा है कि हम सबको एक बार फिर से सतर्कता बरतना बेहद अनिवार्य हो गया है। और चलिए जानते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी जानकारी। बिहार में जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार में ऑरेंज अलर्ट आज और कल के लिए जारी किया है। हल्की बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। बिहार में और भी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मौसम से संबंधित। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है, वो इसलिए क्योंकि अगले 2 दिनों में बारिश होने की आशंका मौसमविदों की तरफ से जाहिर की जा रही है। और लगातार बढ़ रही ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पटना के तमाम रिक्शे वाले खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। पटना में पहले रिक्शा पड़ाव हुआ करता था, जहां सभी रिक्शे वाले रात गुजारते थे, पर स्मार्ट शहर के नाम पर अब ना रिक्शा पड़ाव है और ना ही कोई सुविधाएं। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट। पटना में लगातार बढ़ते ठंड और बढ़ी हुई कनकनाहट ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने यह भी जारी किया है कि आने वाले दिनों में पटना में बारिश की भी संभावना है, जो और ज़्यादा ठंड बढ़ा सकती है। ऐसे में पटना में जो रिक्शे वाले हैं उसकी ज़िंदगी क्या है, कैसे रात में दिन गुजारते हैं, वो ज़रा तस्वीर देखिए कि यहाँ पे आप देखें पूरे दिन जो है वो रिक्शा चलाते हैं। और ये है गांधी मैदान, और गांधी मैदान के किनारे पूरे फुटपाथ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि पूरे दिन ये सारे रिक्शा वाले मेहनत करते हैं और शाम यहीं पे आकर के अपने रिक्शा को लगाते हैं और उसके बाद पूरी रात इनकी यहीं पे गुजरती है। ना ऊपर में कोई छत है, ना ऊपर में कोई तिरपाल भी है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके कारण ये ठंड से बच सके। और इसी में कंबल ओढ़ करके किसी ढंग से वो पूरी रात गुजारने को मजबूर होते हैं। और यहाँ पे देखिए कैसे रिक्शे वाले जो हैं वो अपनी गाड़ी लगाकर और यहीं पे बिस्तर लगाए हुए हैं और बिस्तर में यहाँ पे वो खाना भी खा रहे हैं और यहीं पे वो सोएंगे भी। और खाना मतलब चला करके लौट आए। कितने बजे सुबह निकलते हो? 5 बजे। 5 बजे। और दिन भर यहीं पे रात में सोना होता है? हाँ। इतनी ठंड में कैसे सो लेते हैं? कैसे सोते हैं? भले सोते हैं। और कोई व्यवस्था नहीं, कहीं नहीं और कुछ ना है? ना ही कहीं हो खाने चाहिए ना, बस जाने के बाद में। नहीं बिल्कुल, आप खाना खाइए। और कहीं से कोई सुविधा मिलती है कहीं से? और कोई यहाँ पे एक बस पड़ा हुआ करता था, ये रिक्शा पड़ाव होगा पहले हमें मालूम ना। तो ये रिक्शा वाले भाई जो हैं वो बिल्कुल ये खाना खा रहे हैं और इनके खाने दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए और जो कुछ रिक्शे वाले हैं वो बिल्कुल अभी गहरी नींद में सो चुके हैं और इन्हें इस नींद से थके होने के बाद इन्हें उठाना जो है वो कतई
अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे एक रिक्शे वाले भाई साहब जो हैं वो अभी जग रहे हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पे एक रिक्शा पड़ाव होता था और जहाँ पे कम से कम सारे रिक्शे वाले सोते थे, आराम से रह सकते थे, वो से भी हटा दिया गया। अगर रिक्शा पड़ाव अगर होता तो आप लोगों को कितनी सहूलियत रहती? सहूलियत तो होता उसमें, मगर हम लोग अभी वो नहीं मिलता है। तो ये ऊपर पन्नी कहाँ से लाई है ऊपर? ये तो कहीं से फाड़ लिए, जो वैक्सीन है ना, जो पर्दा लगा, बैनर पोस्टर जहाँ पे लगा है। बैनर पोस्टर वो देख रहे हैं, सब वहीं से फाड़ लेते हैं। अच्छा, फाड़ लेते हैं, चाहे फेंक देता है ना फाड़ कर, तो उसी को उठा के अपना व्यवस्था कर लेते हैं। अच्छा, तो ये कंबल वगैरह खुद खरीदते हैं कि और लोग घर से लाए, घर से लाए हैं? घर से लाए। कहाँ के रहने वाले हुए? हम वैशाली जिले के। तो यहाँ पे यही रिक्शा दिन भर चलाते हैं? हाँ, दिन भर। देखिए, यहाँ पे यही दिनचर्या है, यही ज़िंदगी है कि पूरे दिन मेहनत करना और उसके बाद पूरी रात जो है वो यहाँ पे सड़क किनारे फुटपाथ पे सोना। और कभी कभी इनके दिन अगर अच्छे हुए तो कुछ लोग जो हैं वो गाड़ियों से आते हैं और यहाँ पे कुछ कंबल अगर बांट दिए तो इनके नसीब में वो कंबल मिलता है, और जिनके बाद इन्हें एक कंबल नसीब होता है और फिर थोड़ी सी राहत मिलती है। अभी यहाँ पे कुछ लोग आए और आकर कंबल दे करके कुछ लोगों को गए हैं। यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे बैठी हुई हैं और ये कंबल मिला है। जी सर, कौन कुछ लोग दे के गए? अभी देखे गए चाची कला में। ना मिला भाई। अच्छा, तो ये कंबल मिलने से थोड़ी राहत है? रात कुछ होता है सर, रात कुछ होता है, कुछ होता है सर का। यही आसरा है। जी सर। अभी रिक्शा चलाते हैं तो यहाँ पे सड़क किनारे ही सोने पे मजबूर हैं। सर, मजदूर वाला ऐसे ही सोते हैं? सोता है। देखिए, तो ये है रिक्शे वालों की ज़िंदगी कि जो फुटपाथ पे सोना, पूरे दिन मेहनत करना, और अगर कोई आकर कंबल देकर गया तो वो कंबल के सहारे पूरी रात गुजारना। एक पटना में रिक्शा पड़ा हुआ करता था जहाँ पे रिक्शे वाले जो है पूरी रात चैन की नींद सो सकते थे। एक अच्छा सा शेड हुआ करता था जहाँ पे थोड़ी राहत मिलती थी, लेकिन वो रिक्शा पड़ाव भी अब नहीं रहा, जिसके कारण फुटपाथ पे सोने को मजबूर हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमुई में बड़े पैमाने पर फ्लाई ऐश ईंट का निर्माण हो रहा है। इसके कई कारखाने लग चुके हैं। फ्लाई ऐश ईंट से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है, साथ ही मिट्टी की ईंट का विकल्प भी तैयार हुआ है। इसके निर्माण में ज्यादातर वैसी चीजों का इस्तेमाल होता है जो बेकार मानी जाती है। बड़े पैमाने पर फ्लाई ऐश ईंट का निर्माण शुरू हो गया है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि फ्लाई ऐश ईंट का जो निर्माण होता है वो उसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं कि यह जो है क्रेशर डस्ट है। जो क्रेशर होते हैं जहाँ पर पत्थर तैयार किए जाते हैं, पत्थर निकलते हैं, वहाँ का ये डस्ट है। और इस डस्ट का इस्तेमाल जो फ्लाई ऐश ईंट होता है उसको बनाने में होता है। साथ ही हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो फ्लाई ऐश होता है, जो जहाँ पर अगर बात करें तो जो ऐश मतलब राख, जो राख होता है उसका इस्तेमाल होता है ईंट बनाने में। देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लाई ऐश है, मतलब वो राख है। और यह बताया गया कि NTPC से आता है। इसका इस्तेमाल होता है, बालू का इस्तेमाल होता है और सीमेंट का इस्तेमाल होता है। इन चारों चीज़ों को मिलाकर फ्लाई ऐश का निर्माण किया जाता है। जैसा कि जमुई जिले का है कि यह प्लांट है, देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ईंट तैयार हो गया है। कुछ ईंट है जहाँ पर मजदूर जो लगे हुए हैं उस ईंट को अलग रख रहे हैं, और ताकि वह धूप में कुछ दिन सूख जाएगा, उस पर पानी डाला जाएगा और फिर ये सॉलिड हो जाएगा। बताया जाता है कि फ्लाई ऐश ईंट जो है वो इसलिए बेहतर होता है क्योंकि इसके निर्माण में पर्यावरण का ख्याल होता है, मतलब पर्यावरण का प्रदूषण 0% होता है। साथ ही वैसे मटेरियल जिनका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, जो वेस्टेज है, उसका इस्तेमाल होता है। जैसे अगर बात किया जाए तो फ्लाई ऐश है
या फिर जो डस्ट है, जो क्रेशर का डस्ट है, उसका इस्तेमाल होता है। और ये मशीन की बात अगर करें तो उसी मशीन में देख सकते हैं कि चारों चीज़, जो फ्लाई ऐश या फिर क्रेशर डस्ट, सीमेंट और बालू को मिलाया जाता है और इसी मशीन के थ्रू उसको ईंट का शेप दिया जाता है। जैसा कि तस्वीर में हम दिखाना चाहेंगे कि यही मशीन है और इससे ईंट का निर्माण होता है, यही ईंट का इस्तेमाल होता है। जैसा कि अब सरकार ने भी कह रखा है कि जो सरकारी भवन बनेंगे उसमें अब फ्लाई ऐश ईंट का ही निर्माण होगा। जैसा कि पूर्व में जो लाल ईंट होता है उसके बारे में बताया जाता है कि लाल ईंट के निर्माण में पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, लेकिन इसके निर्माण में कोई पॉल्यूशन नहीं होता है और मजबूती के ख्याल से उससे बेहतर है, इसलिए इसका निर्माण अब सरकारी भवनों में इसका इस्तेमाल होने लगा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18। वहीं पक्षी बिहार अभ्यारण्य के रूप में कटिहार के मनिहारी गोगाबिल झील के कायाकल्प का काम किया जा रहा है। झील तक पहुंचने के लिए मुख्य सड़क निर्माण का कार्य अब अंतिम चरण में है। इस कायाकल्प से स्थानीय लोगों में खुशी है। देखिए संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। बिहार सरकार पर्यटन के विकास को लेकर संकल्पित है। इस बीच आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये कटिहार गोगाबिल झील का इलाका है और लगभग जो 450 मीटर का एक लंबी सड़क बन रहा है। ये सड़क गोगाबिल झील तक पहुंचता है। गोगाबिल झील के बारे में बताते चले, ये बिहार के सबसे बड़े पक्षी अभयारण्य रूप में विकसित हो रहा है और लगभग 3 करोड़ से अधिक राशि से ये काम हो रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोग बेहद खुश है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि ये जो इलाका है ये आदिवासी बहुल इलाका है और इस इलाके में आन जान के लिए कोई सड़क नहीं था, लेकिन अब सड़क बनने से लोगों के लिए दोहरा लाभ है। आइए बात करते हैं, स्थानीय लोग हमारे साथ है। किस तरह से देखते हैं ये जो सड़क बन रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये सड़क जो बन रहा है इससे तो कई फायदे हैं। हम बताना चाहेंगे कि ये संथाली बस्ती आदिवासी लोग करीब 300 से 400 घर हैं, जिनके लिए सबसे फायदा तो उन्हें होगा। उसके बावजूद ये गोगा का झील का निर्माण कार्य जो बहुत प्रगति से चल रहा है आजकल, उस पर्यटक के लिए भी ये फायदा का काम हो रहा है। और ये सड़क जो बन रहा है इसमें बरसात के मौसम में मान लीजिए यहाँ पर्यटक आने वाले हैं। अब थोड़ी और ठंड मौसम बढ़ रही है, अब यहाँ पर्यटकों की संख्या कुछ ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पक्षी आना चालू होंगे तो पर्यटक भी ऑलरेडी यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। उस कारण ये सड़क बनने से बहुत लोगों को फायदा, नहीं तो पहले इधर ही गाड़ी घोड़ा जो भी आदमी यहीं रख दे और पैदल ही घूमने निकलना पड़ता था। तो बड़ा सौगात है ये। एक 100 बात नहीं है, 100 बात की एक बात है कि ये सड़क बन गया, इससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं है। मार्च में सर कंप्लीट कर देंगे पूरा हो जी। तो काम तेजी से बहुत तेजी से हो रहा है सर। अच्छा। अब सिर्फ मेरा फिर मिक्सिंग बचा हुआ है, जो भी मटेरियल जो रोड में जो जितना डालना था सब डाल दिए हैं। कितना किलोमीटर है ये? 4250 मीटर है सर। बजट क्या है? बजट सर 3 करोड़ कुछ रुपया से लागत। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और मुंगेर के तारापुर में बिहार स्टेट ताइक्वांडो 2021 प्रतियोगिता में 26 जिलों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस इवेंट में बेटियों ने एक से बढ़कर एक हुनर का प्रदर्शन किया। लड़कियों को यहां पर ताइक्वांडो की ट्रेनिंग भी दी गई। मम्मी पापा हमको फुल सपोर्ट दिए हैं। वो हम गाने में जाते हैं, भैया बुलाते हैं सीखने के लिए। पापा मम्मी मना कभी नहीं करते हैं, बोलते जाओ सीखो तुम। कोच वगैरह कैसा सिखाते हैं आपको? कोच वगैरह अच्छा से सिखाते हैं। हम लोग को सर भी हैं, भैया लोग सीनियर हैं, हम लोग पे ध्यान देते हैं। ये ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ बिहार के तत्वाधान में ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ मुंगेर के द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप है। इसमें बिहार के 26 जिलों से लगभग 450 बच्चे प्रतिभागी के रूप में भाग ले रहे हैं। इसमें कम से कम 25 से 30 टेक्निकल ऑफिशियल आए हुए हैं विभिन्न जिलों से। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस न्यूज हेडलाइंस के